अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। सभी का वार्म वेलकम है YT योर इंग्लिश ट्यूटर पे। मेरा नाम है अमन बहल। अपनी क्लास को शुरू करेंगे आज की इस क्विज़ के साथ। इस एडिटोरियल में जो भी आप सीखोगे ग्रामर का, वोकैबलरी का, स्ट्रक्चर्स का, इस क्विज़ पे अप्लाई होगा। मैं चाहता हूँ मन से सीखो और 5 में से 5 मार्क्स लो। एक ट्राई आप इसको अभी भी दे सकते हो। चलिए, क्विज़ का सोल्यूशन क्लास के लास्ट में मिलेगा। आज की क्लास बेस्ड है सुबह के सेकेंड एडिटोरियल पे। फ्यूल टू द फायर इसका टाइटल है। ये आर्टिकल लिखा हुआ है नेटो के एक्सपेंशन पे रशिया के आसपास की कंट्रीज़ के अंदर। चलिए शुरू करते हैं। इन्फॉर्मेटिव क्लास है, आइए कुछ नया सीखते हैं। कह रहा है फ्यूल टू फायर। देखिए, फायर का मतलब है आग, अग्नि, और फ्यूल का मतलब है ईंधन यानी कि घी। कह रहा है आग में घी। अब किसकी बात हो रही है? बात की जा रही है ऑन फिनलैंड ज्वाइनिंग नेटो। फिनलैंड के नेटो नाम के इस ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करने की बात हो रही है। तो जिस वजह से यूरोप में, यूक्रेन में और रशिया में अभी कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, उसी आग में फिनलैंड नेटो को ज्वाइन करके और भी घी डाल देगा, फ्यूल डाल देगा। आई बात समझ में? आगे बढ़ेंगे टाइटल पैराग्राफ की तरफ। उससे पहले थोड़ा सा थॉट एक्सपेरिमेंट करते हैं। फ्यूल टू फायर का मतलब मैंने आपको बता दिया, आग में घी। आग में घी डालने के लिए यानी किसी मामले को भड़काने के लिए कौन कौन सी वर्ब्स यूज़ होती हैं? ये तो पूरा फ्रेज है ना। कौन कौन सी सिंगल वर्ड जो है ना, वर्ब्स यूज़ होती हैं आग में घी को भड़काने के लिए? चलो मैं लिख देता हूँ, पहले अपने आप से पूछो, शायद आपको आती होंगी। 2-3 लिख देता हूँ मैं, एक तो आती होगी ना। एक वर्ब है अपने पास फ्यूल, दूसरी वर्ब है अपने पास स्टोक, और तीसरी वर्ब अपने पास फैन। नेटो इज़ फ्यूलिंग दिस वॉर, नेटो इज़ स्टोकिंग दिस वॉर एंड नेटो इज़ फैनिंग दिस वॉर। तीनों का मतलब है नेटो आग में घी का काम कर रहा है, इस वॉर को और ज़्यादा भड़का रहा है। ठीक है ना? तो ये वर्ब्स है आग में घी डालने के लिए, याद रखें इनको। चलिए आगे बढ़ेंगे टाइटल पैराग्राफ पे। आ जाओ, एक लाइक और एक शेयर जरूर से देना सेशन को, ताकि चैनल को ग्रोथ मिले, है ना। कह रहे द फोकस मस्ट बी ऑन रशिया एंडिंग द वॉर एंड नॉट ऑन एक्सपेंडिंग नेटो। कह रहा सारा फोकस जो है, सारा कंसंट्रेशन जो है, मस्ट बी, वो होना ही चाहिए। और किस चीज़ पे भाई? रशिया के एंड कर देने पे इस वॉर को, यूक्रेन के साथ जंग को। और कह रहा है बल्कि ना होना चाहिए, नॉट होना चाहिए नेटो के एक्सपेंशन पे, नेटो के फैलाव पे। सारा फोकस सारी दुनिया का इसी चीज़ पे हो कि रशिया वॉर को ख़त्म करे। नेटो को एक्सपेंड करवा के रशिया को किसी दूसरी कंट्री पे वॉर जो है डिक्लेयर करने पे मजबूर मत करो। फोकस की वर्ब है मस्ट बी। मस्ट आप जानते हैं एक मॉडल वर्ब है, इसके बाद वर्ब की बेस फॉर्म आई हुई है बी, है ना। चलो एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट यहाँ करेंगे फोकस नाम के वर्ड पे। फोकस और इसका सिनोनिम होता है कंसंट्रेट। नाउन फॉर्म में कंसंट्रेशन, वर्ब फॉर्म में कंसंट्रेट। दोनों का मतलब होता है किसी मामले पे, किसी भी चीज़ पे अपना पूरा ध्यान केंद्रित करना, है ना। इन दोनों वर्ड्स की खासियत ये है, किसी भी फॉर्म में आ जाए, चाहे नाउन में चाहे वर्ब में, अपने बाद लेंगे ऑन या अपॉन। ठीक है, एट को इनके बाद में कभी नहीं लगाना। अब देखो इन सेंटेंसेस में एट लगा हुआ है और देख के आपको सही भी लग रहे होंगे। द कैमरा वॉज फोकस्ड एट द क्राउड। कैमरा क्राउड पे फोकस था। अगेन फोकस वर्ब है, फोकस वर्ब की थर्ड फॉर्म है, तो क्या करेंगे यहाँ पे एट की जगह यूज करेंगे ऑन को। चाहे नाउन फॉर्म में हो चाहे वर्ब फॉर्म में हो, ये वर्ड्स अपने बाद ऑन या अपॉन को लेते हैं। ऑन लगा दो चाहे अपॉन लगा दो, कोई फर्क नहीं है। वैसे ही कंसंट्रेटिंग एट वर्क बिकम्स डिफिकल्ट व्हेन यू हैवंट स्लेप्ट वेल द नाइट बिफोर। वर्क पे कंसंट्रेट करना, काम पे ध्यान केंद्रित करना बड़ा मुश्किल हो जाता है जब आप रात में ठीक से ना सोए हो। कंसंट्रेटिंग एट नहीं, कंसंट्रेटिंग ऑन। तो ये सिंपल जो प्रीपोजिशनल कॉन्सेप्ट्स हैं, इनको दिमाग में रखो। ज़्यादा नहीं है, 50 या 60 प्रीपोजिशनल कॉन्सेप्ट्स होते हैं अपने आर्टिकल्स में, रोज़ डिस्कस होते हैं। अगर आप रेगुलर हो तो आपको आते होंगे। चलो अब एक काम करते हैं, इस पूरे आर्टिकल की वोकैब पर नज़र डालते हैं ताकि अपने इसको स्मूथली पढ़ सकें। आ जाओ। आप सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम एस्पायरेंट्स को मॉक टेस्ट के लिए मैं रिफ़र करूंगा टेस्टबुक.com। इसकी खूबी ये है कि इसमें 470 एग्जाम्स के 34,000 से ज़्यादा मॉक टेस्ट एक सिंगल पैकेज में अवेलेबल हैं। अब 34-35 हज़ार मॉक टेस्ट हैं, तो इसमें इजी भी होंगे, डिफ़िकल्ट भी होंगे, मॉडरेट भी होंगे। हर तरह के मॉक टेस्ट को प्रैक्टिस करने का आपको मौका मिलता है। ये सारे मॉक टेस्ट सभी एग्जाम से एक सिंगल पैकेज में अवेलेबल है। 1 साल की वैलिडिटी 399 से, 3 साल की वैलिडिटी में 599 से। लेकिन 1 ईयर पास और 3 ईयर पास पे अगर आप कोड लगाते हैं YT10 तो आपको एडिशनल डिस्काउंट मिलता है। 1 ईयर पास 360 में और 3 ईयर पास
540 के अंदर। जरूर से डिस्काउंट का फ़ायदा उठाएं, कोड लगाएं YT10, इस वीडियो के फर्स्ट कमेंट में ऐप का लिंक आपको मिल जाएगा। चलो अपनी वो कैब शीट है, अपडेट करता हूँ इसको रोज़ हर आर्टिकल के साथ में। आप इसको डाउनलोड कर सकते हो, चाहे तो कमेंट सेक्शन से और चाहे अपने टेलीग्राम ग्रुप से। ये टेलीग्राम ग्रुप है, इसको जाके सर्च कर लेना। आज के वर्ड्स हैं हमारे पास बेलिजरेंट, कंसेंसस, अशर इन, शोर एंड सीज। 5 वर्ड्स हैं। बेलिजरेंट ये वर्ड हमने 1-2 बार किया है, पुराना वर्ड है, आज रिपीट करेंगे। हर वो चीज़ बेलिजरेंट है जो बेलिकोज है, जो अग्रेसिव है, जो हिंसक है, जो हॉस्टाइल है, वायलेंट है, कंटेंशियस है या एंटागोनिस्टिक है। आ गई बात समझ में? जो आपकी दुश्मन है ना, जो आपके साथ हिंसा करे, वो बेलिजरेंट या बेलिकोज कहलाएगा। हॉस्टाइल भी कहला सकता है। अब देखो ये बेलिजरेंट एडजेक्टिव है, इसका एक सिनोनिम है हॉस्टाइल। सिंपल सा वर्ड है हॉस्टाइल, इसको आज आप आर्टिकल में देखेंगे। अ बेलिजरेंट क्राउड ऑफ थाउजेंड्स स्टॉप सेवरल ट्रेन्स इन एजिटेशन। एक बहुत ही हिंसक सी भीड़ ने, क्राउड ने हज़ारों लोगों के इन्होंने रोक लिया बहुत सारी ट्रेन्स को धरना करते हुए, एजिटेशन करते हुए। तो बेलिजरेंट क्राउड था, बड़ा हिंसक सा क्राउड था, है ना। चलो तो ये वर्ड आर्टिकल में आएगा। बेलिजरेंट और बेलिकोज एक जैसे ही वर्ड्स हैं और एक दूसरे के सिनोनिम्स हैं। फिर एक वर्ड है कंसेंसस, कल ही किया था हमने। इसका मतलब होता है जब सबकी आम सहमति हो, सबकी अग्रीमेंट हो। इसको यूनानिमिटी भी बोलते हैं, है ना। यूनो हो आपका एनिमस, एनिमस मतलब दिमाग, एनिमस मतलब दिमाग, और यूनो मतलब एक, सबका दिमाग एक जैसा, सब अग्री करते हैं एक दूसरे से, तो कंसेंसस या यूनानिमिटी आ जाती है। तो ये जो यूनानिमिटी है ना, इसका यूनानिमस, ये हो गई एडजेक्टिव फॉर्म। इसको आज आप आर्टिकल में देखेंगे, ठीक है। यूनानिमिटी नाउन फॉर्म है, यूनानिमस एडजेक्टिव फॉर्म है, इसको आर्टिकल में देखने वाले हैं। चलो तो इवन आफ्टर 13 राउंड्स ऑफ डिस्कशन नो कंसेंसस या यूनानिमिटी कुड बी रीच्ड बिटवीन इंडिया एंड चाइना ऑन द LAC बॉर्डर इशू। 13 राउंड्स की डिस्कशन के बाद भी कोई भी आम सहमति नहीं बन पाई, सर्वसम्मति नहीं बन पाई इंडिया और चाइना के बीच में बॉर्डर के इशू को लेकर के। तो ये वर्ड आर्टिकल में आएगा आज। फिर एक वर्ड है अशर इन, बहुत बार कर चुके हो। अशर इन का मतलब होता है किसी को ब्रिंग इन या इंट्रोड्यूस करना, किसी को लॉन्च या किक इन करवाना, किसी चीज़ को इनिशिएट या शुरू करना। द कोल्ड वॉर अशर्ड इन अ न्यू एरा ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स। कोल्ड वॉर ने अशर इन किया, इंट्रोड्यूस किया एक नए युग को नाभिकीय वेपन्स के, न्यूक्लियर वेपन्स के, परमाणु वेपन्स के, ठीक है ना। तो अशर इन, ये अशर इन वर्ड आपको बताया हो मैंने कैसे बना हुआ है। अशर वो आदमी होता है जो मूवी हॉल में आपको आपकी सीट तक लेके जाता है। जो जैसे आप अंदर जाते हो ना, अंदर अंधेरा होता है, एक आदमी आपके पास आएगा हॉल में, उसके हाथ में टॉर्च होगी, आपसे आपकी सीट का नंबर पूछेगा और आपको आपकी सीट तक छोड़ के आएगा। तो वो आदमी का काम क्या होता है? हॉल के अंदर सभी लोगों को इंट्रोड्यूस करना, है ना, उनको अपनी अपनी सीट तक लाना। तो अशर जब लोगों को इन करता है तो उनको वो ब्रिंग इन या इंट्रोड्यूस करता है। वहाँ से इस वर्ड को याद रखें, ठीक है, अशर नाम के उस आदमी से। चलो सेकंड लास्ट वर्ड है सोर। सोर का मतलब होता है चीज़ों का इंक्रीज होना, प्राइस राइज होना, किसी भी चीज़ में राइज होना, ना, उछाल आना। जैसे सोरिंग ऑयल प्राइसेस हैव पोस्ट अ चैलेंज बिफोर द सेंट्रल बैंक्स। बढ़ते हुए ऑयल के प्राइसेस ने खड़ा कर दिया है, पोज कर दिया है एक चुनौती को सेंट्रल बैंक्स के सामने। तो ये सोर नाम का वर्ड आर्टिकल में आज आप देखेंगे। इसका बिल्कुल उल्टा होता है प्लंज। यहाँ लिख देता हूँ एंटोनिम, एंटोनिम लिख देता हूँ प्लंज। प्लंज का मतलब होता है गोता खाना, चीज़ों का गिर जाना, है ना, उठना नहीं, चीज़ों का नीचे आना। लास्ट वर्ड है हमारे पास सीड। सीड का मतलब होता है कुछ दे देना या कुछ चीज़ को सरेंडर कर देना। ये वर्ड बना है कंसीड से, कंसीड की शॉर्ट फॉर्म है सीड। कंसीड और सीड एक ही बात है ना। अच्छा, इसके और सिनोनिम क्या क्या है? गिव अप है, रिलिंक्विश है या सरेंडर है। द हुंता नीड्स टू सीड पावर टू अवॉइड अ सिविल वॉर इन द कंट्री। जो हुंता है, ये हुंता का मतलब क्या है? इसको जुंता लिखा जाता है लेकिन हुंता बोला जाता है। म्यांमार की मिलिट्री का नाम है हुंता। तो म्यांमार की जो मिलिट्री है हुंता, उसको ज़रूरत है कि वो सरेंडर करे अपनी पावर को, ताकि वो अवॉइड कर सके, रोक सके एक गृह युद्ध को अपने देश में इन द कंट्री। तो सीड का मतलब क्या हुआ? किसी चीज़ को सरेंडर कर देना। तो ये वर्ड आर्टिकल में आज आप देखेंगे। चलो यही 5 वर्ड्स हैं, डिटेल में आपने कर लिए हैं। आ जाओ आर्टिकल पे। चलिए एक समरी आपको दे दें किस बारे में लिखा हुआ आर्टिकल। आपको पता है फरवरी 24 को इसी साल रशिया ने यूक्रेन पे हमला किया। अब ये हमला क्यों हुआ? इस आप बॉर्डर को देखोगे ना, इस पूरे मैप को, तो आपको समझ में आएगा। रशिया के बॉर्डर पे ये सारी कंट्रीज़ हैं, फिनलैंड, नॉर्वे, बेलारूस, लाटविया, एस्टोनिया, यूक्रेन, कजाकिस्तान, मंगोलिया, चाइना और नॉर्थ कोरिया। रशिया चाहता है कि मेरी बॉर्डरिंग कंट्रीज़ में अमेरिका के, यूरोप के या नेटो के सैनिक तैनात ना हो। रशिया कहता है कि मेरी बॉर्डरिंग कंट्रीज़ को नेटो को ज्वाइन नहीं करना है। यूक्रेन ने ज्वाइन करने की कोशिश की तो रशिया ने इस पर कर दिया हमला।
अब देखो वही गलती जो है फिनलैंड करने चाह रहा है। यूक्रेन को देख करके फिनलैंड चाहता है कि हम भी नेटो को ज्वाइन करें, और स्वीडन और नॉर्वे भी इसका साथ दे रहे हैं। हमारा आर्टिकल कह रहा है कि ये बिल्कुल भी लॉजिकल बात नहीं है। लॉजिक अभी ये होना चाहिए कि सारी दुनिया रशिया पे प्रेशर डाले कि वो यूक्रेन से वॉर को ख़त्म करे, और साथ में इस रीजन में पीस के लिए ज़रूरी है कि नेटो जो है ईस्ट की तरफ एक्सपैंड ना हो। लेकिन आप कर रहे हो बिल्कुल इसका उल्टा। अगर फिनलैंड, नॉर्वे, स्वीडन भी ऐसे ही नेटो में जाएंगे तो रशिया को आप मजबूर कर रहे हो कि एक प्रोलॉन्ग्ड वॉर जो है यूरोप के साथ जो है रशिया की चलती रहे। आग में घी का काम हमें नहीं करना है, फ्यूल टू द फायर नहीं करना है, इस वॉर को हमें रोकना है। समझ में आ गया? बस यही समरी आज की टोन है, लॉजिकल, रैशनल। क्या लॉजिकली सही है गलत है इस टोन में बता रहा है। शुरू कर लेते हैं आर्टिकल। अपने एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए आप मुझसे जुड़ सकते हैं YET एप्लीकेशन पे। आपकी अपनी एप्लीकेशन है, जाके डाउनलोड करें कमेंट सेक्शन से। आपको मिलेंगे यहाँ पे कोर्सेज। राइटिंग का कोर्स है, बिल्कुल बेसिक से एडवांस आप लिखना सीख सकते हो मेरे साथ। इसी तरीके से बैंकिंग और SSC दोनों के कोर्सेज अवेलेबल हैं। सारा सिलेबस आपका बैंकिंग SSC एग्जाम्स का कवर हो जाता है। कोई भी क्वेरी हो ऐप से रिलेटेड, ये नंबर है, इस पर व्हाट्सअप करें। कुछ फ्री कंटेंट और फ्री टेस्ट भी ऐप पे अपलोड हो गए हैं, आप उनका फ़ायदा भी ले सकते हो। चलिए, कह रहा रशिया इन्वेडेड यूक्रेन ऑन February 24 अपेरेंटली टू स्टॉप नेटोज फर्दर एक्सपेंशन इनटू इट्स नेबरहुड। सबसे पहले कहानी बता रहा है। कह रहा रशिया ने इन्वेड किया था, रशिया घुस गया था। इन्वेड का मतलब होता है अंदर घुस जाना। रशिया अंदर घुस गया था यूक्रेन के हमला करके फरवरी 24 को। और कह रहा है जाहिर तौर पे अपेरेंटली मतलब क्लियरली, कह रहा है साफ तौर पे रोकने के लिए नेटो के फर्दर एक्सपेंशन को इसके नेबरहुड में, इसके पड़ोस में। तो ये रीज़न था यूक्रेन पे हमला करने का फरवरी 24 का रशिया का। सब्जेक्ट है आपका रशिया, वर्ब है इसकी इन्वेडेड। रशिया एक जोग्राफिकल लोकेशन है, एक कंट्री का नाम है। जोग्राफिकल लोकेशंस के आगे कुछ एक्सेप्शन को छोड़ दें तो कभी भी द को नहीं लगाया जाता है। एक्सेप्शंस आपको पता है ना? किसी भी दिन के सामने, वार के सामने, डे और डेट के सामने हमेशा ऑन लगाया जाए। चलो आगे बढ़ते हैं। एक सवाल है आपसे यहाँ पे पास्ट सिंपल टेंस को यूज़ करने का क्या कंडीशन है? क्या यहाँ पे रशिया हैज़ इन्वेडेड प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज़ किया जा सकता है? चलो, सब लोगों को आना चाहिए, हज़ारों बार डिस्कस कर चुके हैं इस कॉन्सेप्ट को, है ना, बेसिक्स में। कह रहा बट इन लेस देन 3 months द सेम इन्वेजन हैज़ पुश्ड 2 countries in that neighborhood to consider NATO membership। कह रहे लेकिन 3 महीने से भी कम वक्त जो है, कम के वक्त में, अभी फरवरी 24 को ये हमला हुआ था। कह रहा अभी 3 महीने भी नहीं गुजरे, इन लेस देन 3 months बिल्कुल ऐसा ही इन्वेजन जो है ना, इसी इन्वेजन ने पुश कर दिया है 2 कंट्रीज़ को इसी के पड़ोस में, इसी नेबरहुड में, कि वो कंसीडर करें, वो सोचें, विचारें, ख्याल करें नेटो की मेंबरशिप को लेने के लिए, नेटो मेंबरशिप को। तो 3 महीने के अंदर ही 2 कंट्रीज और चाहती हैं कि हम भी रशिया के पड़ोसी हैं और हम भी यूक्रेन की तरह नेटो के अंदर शामिल हो जाएं। इन्वेजन की वर्ब है हैज़ पुश्ड, अगेन क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। नेबरहुड का मतलब होता है पड़ोस, विसिनिटी, इसको विसिनिटी भी बोलते हैं, पड़ोस भी बोलते हैं। चलो, यहाँ पे पास्ट सिंपल टेंस इसलिए यूज़ हुआ क्योंकि पास्ट का टाइम आपको दिया गया था। फरवरी 24 पे ये काम हो चुका है। जब कोई काम पास्ट में हो चुका होता है, पास्ट का टाइम आपको दिया होता है, तो उसके लिए आप प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को यूज़ नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। तो एडवर्ब ऑफ पास्ट की वजह से प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस को यूज़ किया गया था, लेकिन यहाँ पे नहीं दिया गया, तो यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को यूज़ किया है। आगे बढ़ेंगे। कह रहे लास्ट वीक द PM एंड प्रेसिडेंट ऑफ फिनलैंड विच हैज़ स्टेड न्यूट्रल सिंस द एंड ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड वॉर सेट दे होप्ड देयर कंट्री वुड अप्लाई फॉर नेटो मेंबरशिप विदाउट डिले। अब देखो हुआ क्या, पिछले ही हफ्ते PM और प्रेसिडेंट जो हैं फिनलैंड के, जिन्होंने जो अभी तक स्टे रहे थे, जो अभी तक बने रहे थे न्यूट्रल, बिना किसी पक्षपात के, और कब से, जब से एंड हुआ है सेकेंड वर्ल्ड वॉर का। तो ये फिनलैंड एक ऐसा कंट्री है सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद से न्यूट्रल है, ना रशिया की तरफ ना US की तरफ। कह रहा है इनके प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट ने ऐसा कहा कि वो ऐसी आशा करते हैं, ऐसी उनको उम्मीद है कि उनकी कंट्री जो है अप्लाई करेगी नेटो की मेंबरशिप के लिए बहुत ही जल्दी विदाउट डिले। आई बात समझ में? प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट की वर्ब है सेट, विच आया है फिनलैंड के लिए प्रॉपर नाउन के लिए, इसकी वर्ब है हैज स्टेट। सिंगुलर है इसका एंटीसेडेंट विच का, फिनलैंड सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर है ना, हैज स्टेट। दे की वर्ब है होप्ड, देयर कंट्री की वर्ब है वुड अप्लाई फॉर। चलो, अब इस कॉन्सेप्ट, इस सेंटेंस में एक कॉन्सेप्ट है और एक एरर है। सबसे पहले सभी लोग एरर को ढूंढें, अगर आप ढूंढ सकते हैं फिर मैं कॉन्सेप्ट आपको करवा देता हूं। चलो, पहले कॉन्सेप्ट भी करवा दूं मैं, फिर एरर ढूंढ लेना, ठीक है। देखो कॉन्सेप्ट ये है कि कभी कभी एक आदमी 2 पोजीशंस को रिप्रेजेंट करता है, जैसे मैनेजर एंड CEO ऑफ द कंपनी हैज़ या हैव रिजाइन्ड।
आपको यहाँ पे पहेली लगेगी, सोच करके कन्फ्यूजन होगी कि मैनेजर और सीईओ एक ही आदमी है, दो आदमी है, तो ये आप कैसे पता करोगे? भाई हो सकता है मैनेजर और सीईओ दो दो अलग आदमी हो, तो दोनों ने रिज़ाइन किया है। हो सकता है एक ही आदमी हो जो मैनेजर भी है और सीईओ भी है, उसने रिज़ाइन कर दिया है। तो ये पता लगेगा आपको द की पोजीशन, आर्टिकल की पोजीशन को देख के। अगर दोनों के आगे आर्टिकल लगा दिया जाए, द को दोनों के आगे द मैनेजर द सीईओ लिख दिया जाए, तो दोनों अलग अलग आदमी हैं। और अगर दोनों के आगे, दोनों में से एक के आगे आर्टिकल लगाया जाए, ऑफ कोर्स पहले वाले के आगे लगेगा, तो वो एक ही आदमी है। आई बात समझ में? तो फर्स्ट केस में द मैनेजर एंड सीईओ ऑफ द कंपनी, यहाँ पे मैनेजर एंड सीईओ एक डेजिग्नेशन है, एक ही आदमी मैनेजर है, एक ही आदमी सीईओ है, इसने रिजाइन किया है, तो सिंगुलर वर्ब लगाओगे, आप लिखोगे हैज़ रिजाइन्ड। सेकंड केस में बिल्कुल उल्टा है, मैनेजर अलग आदमी है द मैनेजर, और सीईओ अलग आदमी है द सीईओ, तो इन्होंने रिज़ाइन किया है प्लूरल में, तो हैव रिज़ाइन्ड। तो ये है कॉन्सेप्ट, सिंपल सा है ना। अब इस केस में अगर आप देखो तो यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट दोनों के आगे द नहीं लगा हुआ है ना, यहाँ वाला द इसने मिस कर दिया, और ये दोनों अलग अलग आदमी हैं। आप गूगल पे सर्च करोगे, प्राइम मिनिस्टर अलग हैं और प्रेसिडेंट फिनलैंड के अलग हैं, और इनके लिए इसने प्लूरल प्रोनाउन भी यूज़ किया है दे मतलब प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट दोनों के लिए। दे होप्ड देयर कंट्री, है ना, ही होप्ड नहीं या शी होप्ड नहीं, हिज कंट्री या हर कंट्री नहीं, दे होप्ड देयर कंट्री। तो ये दो अलग अलग आदमी है, लेकिन द नहीं लगाया दोनों के आगे, और इस वजह से टेक्निकली ये एक ही आदमी को डिनोट कर रहा है। तो ये ऐसी एरर आपको एग्जाम में नहीं करनी है, सिंपल कॉन्सेप्ट है। चलो अब इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा और आगे बढ़ा देता हूँ मैं। इसी के जैसे दो कॉन्सेप्ट और हैं, जैसे अ ब्लैक एंड वाइट कार हैज़ या हैव क्रैश्ड, एक काली और सफ़ेद कार जो है क्रैश कर चुकी है। अब मुझे बताओ ये कार कौन सी है, एक कार है दो कारें हैं? भाई ऐसा हो सकता है एक ही कार हो जो काले और ब्लैक दोनों कलर की हो, आगे से काली हो पीछे से ब्लैक हो, पीछे से वाइट हो, है ना। या फिर हो सकता है कि दोनों कारें अलग अलग हों, दोनों ही केस हो सकते हैं। अगर आप दोनों के आगे अ लगा दोगे, अ ब्लैक एंड अ वाइट, तब इसका मतलब है दो अलग अलग कारें हैं। और अगर आप ब्लैक एंड वाइट लिख रहे हो, दोनों में से एक के आगे आर्टिकल को लगा रहे हो, तो आप लगा रहे हो यहाँ पे सिंगुलर कार को। द भी आ सकता है, अ भी आ सकता है। द मतलब कोई खास कार है, अ का मतलब जनरल किसी कार की बात कर रहे हो। तो इस तरीके से आपको आर्टिकल बताते हैं कि कितनी चीज़ें हैं एक साथ, है ना, अलग अलग चीज़ें हैं एक ही चीज़ है। इसको आप पोजीशन पे भी अप्लाई कर सकते हो, जैसे रणवीर एंड आलियाज लेटेस्ट मूवी इज़ या आर सुपर हिट। सवाल ये आता है कि रणवीर और आलिया की जो लेटेस्ट मूवी है, दोनों की एक ही मूवी है या अलग अलग मूवीज़ हैं? हो सकता है आलिया की अलग मूवी हो, रणवीर की अलग मूवी हो, दोनों की मूवी अपनी अपनी जगह सुपर हिट हो। तो कैसे पता लगेगा? अगर पोजीशन अलग अलग हो तो मूवी दोनों की अलग अलग है, रणवीर की अलग है, आलिया की अलग है। तो अब देखो दोनों पे पोजीशन आ रहा है, तो आर सुपर हिट, आलियाज एंड रणवीर्स मूवी आर सुपर हिट, है ना। और अगर आप एक पे पोजीशन लगा दोगे, आलियाज लिख दोगे और रणवीर के आगे एपोस्ट्रोफी एस नहीं लगाओगे, इसका मतलब है एक ही मूवी है, दोनों ने साथ में काम किया है, ठीक है। हाँ, ध्यान इसमें ये रखना है कि ऐसा ना हो आप रणवीर लिख के आलिया के आगे पोजीशन ना लगाओ। सिंगुलर पोजीशन हमेशा लास्ट में आता है, ऐसा ना हो कि रणवीर लिख करके आप आलिया लिख दो। अगर लिखना ही है तो फिर आलिया को पहले ले आओ, रणवीर बाद में ले आओ, बाद वाले के पोजीशन तो आएगा ही आएगा, है ना। तो इस केस में ये थर्ड सेंटेंस जो है ये गलत है, नॉट करेक्ट। पोजीशन हमेशा लास्ट में आता है, आर्टिकल हमेशा शुरू में आता है। चलो आगे बढ़े, कॉन्सेप्ट बड़ा सिंपल सा है। कह रहा है स्वीडन विच हैज़ स्टेज आउट ऑफ मिलिट्री अलायंसेस फॉर 200 ईयर्स stated that NATO membership would strengthen its national security and stability in the Baltic and Nordic regions। अब देखो इसको देख करके, किसको? फिनलैंड को। फिनलैंड को देख करके स्वीडन जो है ना, जो कि स्टे रहा है आउट ऑफ मिलिट्री अलायंसेस से बाहर पिछले 2 सालों से, इसने भी कह दिया है दैट वो ये कि नेटो मेंबरशिप जो है स्ट्रेंथन करेगी, मजबूत करेगी इसके नेशनल सिक्योरिटी और स्टेबिलिटी को इस बाल्टिक और नॉर्डिक रीजन के अंदर। तो पहले फिनलैंड बोला, फिनलैंड के पीएम और प्रेसिडेंट बोले, देखे देखे स्वीडन भी बोला कि हमें भी नेटो की मेंबरशिप चाहिए, हमें भी काम आ सकती है। स्वीडन की वर्ब है स्टेटेड, विच की वर्ब है हैज स्टेट। नेटो मेंबरशिप की वर्ब है वुड स्ट्रेंथन। स्ट्रेंथन का मतलब होता है मजबूत करना। स्वीडन के लिए आप प्रॉपर नाउन है ना, तो इसके लिए आप विच को यूज़ करेंगे, इंसानों के लिए हु को, और जानवरों के लिए या नॉन ह्यूमन चीज़ों के लिए विच को, अगर वो प्रॉपर नाउन्स हों। अब ये बाल्टिक और नॉर्डिक रीजन्स क्या होते हैं, ये ऑलरेडी आप शायद जानते होंगे अगर आप जीएस पढ़ते हो थोड़ी बहुत। देखो ये है पूरा बाल्टिक सी, बड़े मैप पे आपको दिखा देते हैं, ये है बाल्टिक सी, ठीक है ना। तो इसके आसपास के सारे नेशंस जो हैं क्या हो गए, बाल्टिक नेशंस, है ना, बाल्टिक सी के आसपास। तो ये नेशंस आप देख रहे हो, स्वीडन है, डेनमार्क है, रशिया है, पोलैंड है, लिथुआनिया, लैटविया, एस्टोनिया, है ना, जर्मनी, पोलैंड। इनफैक्ट जर्मनी और पोलैंड भी
जर्मनी एंड पोलैंड भी बाल्टिक सी के चारों तरफ हैं, तो ये भी बाल्टिक नेशंस कहलाते हैं। चलो, नॉर्डिक रीजन्स कौन सा है? नॉर्डिक रीजन है ये वाला रीजन, आइसलैंड, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड और डेनमार्क, इन 5 कंट्रीज को जो है नॉर्डिक रीजन बोलते हैं। कह रहा है इफ दीज टू कंट्रीज आर फॉर्मली अप्लाई, if these two countries now formally apply for membership, it would be biggest strategic setback for Russian President Vladimir Putin, whose most important foreign policy focus has been on weakening NATO. कह रहा है अगर ये कंट्री जब फॉर्मली अप्लाई फॉर करती हैं, ऑफिशियली अगर अप्लाई करती हैं नेटो की मेंबरशिप के लिए, तो कह रहा है ये सबसे बड़ा स्ट्रेटेजिक सेटबैक होगा, सबसे बड़ा रणनीतिक झटका होगा, फेलियर होगा, नाकामयाबी होगी रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन के लिए, जिनका सबसे इंपॉर्टेंट फॉरेन पॉलिसी फोकस यही है, वो क्या है? वीक करना नेटो को कमज़ोर बनाना। तो अगर ये भी अप्लाई कर देते हैं तो नेटो रशिया के दरवाजे पे, मतलब हर तरफ से, हर दिशा से रशिया के दरवाजे पे आके खड़ा हो जाएगा। कंट्रीज़ की वर्ब है अप्लाई फॉर, इट की वर्ब है वुड बी, यहाँ पे लगा हुआ है फर्स्ट कंडीशनल, इफ़ दैट हैपन्स इट कुड हैपन, या इट विल हैपन, या इट वुड हैपन, है ना। चलो, सेटबैक का मतलब होता है नाकामयाबी, आपके लिए कोई बड़ा सा फेलियर। फोकस की वर्ब है हैज़ बीन, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। कह रहा है पर्टिकुलरली अलार्मिंग फॉर रशिया इज़ द केस ऑफ फिनलैंड विद विच इट हैज़ अ हॉस्टाइल पास्ट। कह रहा है खास तौर पे जो अलार्मिंग है, जो चिंताजनक है रशिया के लिए, वो चीज़ है ये वाला केस फिनलैंड का। तो फिनलैंड वाला केस जो है रशिया के लिए ज़्यादा चिंताजनक है। कह रहे जिसके साथ रशिया का एक ऐसा पास्ट रहा है जो बड़ा हॉस्टाइल है, जो बड़ा बेलिजरेंट या बेलिकोज है, एंटागोनिस्टिक है, समझ गए ना, जिसमें एनिमोसिटी रही है, कड़वाहट रही है। तो फिनलैंड और रशिया की वॉर हो चुकी है, आपको पता होगा, सुना होगा आपने, 60-70 साल 80 साल पहले, मुझे एग्जैक्ट ईयर तो याद नहीं है, शायद 1940s के आसपास। तो उस वॉर के अंदर, वॉर तो पहले हो चुकी है, दोनों कंट्रीज़ के पुराने पास्ट भी हैं, हॉस्टाइल हैं। अब अगर फिनलैंड रशिया के सामने नेटो को ज्वाइन करेगा तो इनके बीच में टेंशन बढ़ना लाजमी है। केस की वर्ब है यहाँ पे इस, अलार्मिंग नाम के एडजेक्टिव से, पर्टिकुलरली एडवर्ब, अलार्मिंग एक एडजेक्टिव, एडजेक्टिव और एडवर्ब से सेंटेंस को शुरू किया गया इन्वर्ट करके, इसलिए वर्ब के बाद में सेंटेंस को रखा गया है, सब्जेक्ट को रखा गया है। ये सेंटेंस को इन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं थी। आप लोग मुझसे पूछते हो सर यहाँ पे क्या ज़रूरत है इन्वर्जन की, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, ये इसका राइटिंग स्टाइल है इस आर्टिकल के जो है एडिटर का, है ना। ये सेंटेंस ऐसा भी लिखा जा सकता था, द केस ऑफ फिनलैंड इज पर्टिकुलरली अलार्मिंग फॉर रशिया, है ना। इट की वर्ब है हैज़। कह रहा स्टालिन इन्वेडेड फिनलैंड इन 1939 डिमांडिंग मोर टेरिटरीज। स्टालिन जो था रशिया का तानाशाह, उसने इन्वेड किया था फिनलैंड को 1939 में, 1939 में, डिमांड करते हुए और ज़्यादा ज़मीन को, टेरिटरीज को फिनलैंड से। कह रहा दो द रेड आर्मी स्ट्रगल्ड इन इनिशियल फेज ऑफ द वॉर, इट फोर्स फिनलैंड टू साइन द मॉस्को पीस ट्रीटी सीडिंग सम 9% ऑफ इट्स टेरिटरी। तो इसके अंदर हुआ क्या था? कह रहा हालांकि रेड आर्मी जो थी, रेड आर्मी मतलब रशिया की आर्मी उस वक्त की, कह रहा उस वक्त की रशियन आर्मी थी जो उसने स्ट्रगल किया था बहुत ही इनिशियल फेज़ के अंदर इस वॉर के। रशिया के 2-2.5 लाख सोल्जर मारे गए थे इस वॉर के अंदर 1939 में। तो कह रहा रशिया ने खूब जाने गंवाई थी शुरुआत में इस वॉर के अंदर, हालांकि कह रहा फिर भी इसने फोर्स किया आखिरकार फिनलैंड को कि ये मॉस्को पीस ट्रीटी को साइन करे और दे दे, सीड कर दे, सीड का मतलब सरेंडर करना, सरेंडर कर दे 9% अपनी ज़मीन को, टेरिटरी को रशिया के सामने। तो ये हुआ था 1939 के अंदर। इट की वर्ब है फोर्स्ड, रेड आर्मी की वर्ब है स्ट्रगल्ड। अच्छा, सीड यहाँ पे प्रेजेंट पार्टिसिपल साइमल्टेनियस एक्शन। जब इसने फोर्स किया था फिनलैंड को, तब इसने फोर्स ये भी किया था कि सीड करते वो 9% जो है इसकी टेरिटरी को, है ना। ऐसे जो है फोर्स किया था कि सीड करते हुए अपनी टेरिटरी को साइन करे मॉस्को पीस ट्रीटी को। मॉस्को पीस ट्रीटी एक प्रॉपर नाउन है, टी बड़ा, पी बड़ा, एम बड़ा, देख रहे हो ना, पीस का पी बड़ा, ट्रीटी का टी बड़ा, तो ये एक प्रॉपर नाउन है। तो मॉस्को के आगे हमने द नहीं लगाया है, द लगा हुआ है मॉस्को पीस ट्रीटी के सामने। कुछ लोग पूछते हैं सर जगह के नाम का द कैसे आ गया? द लगा है मॉस्को पीस ट्रीटी के लिए, ना कि मॉस्को के लिए। कह रहा बट अ ईयर लेटर द फिन्स इन एन अलायंस विद द जर्मन नाजीज अटैक द सोवियत ट्रूप्स। कह रहा लेकिन एक साल बाद ही जो फिन्स हैं, फिन्स का मतलब फिनलैंड के निवासी, है ना, तो इन फिनलैंड के लोगों ने, फिन्स ने एक अलायंस में, गठबंधन में, एक ग्रुपिंग में जर्मनी के नाजीज के साथ में, हिटलर के साथ में, कह रहा मिल करके इन फिन्स ने अटैक कर दिया सोवियत ट्रूप्स को, यूएसएसआर की ट्रूप्स को। फिन्स की हुआ अटैक्ड। कह रहा पीस वॉज एस्टैब्लिश्ड अलॉन्ग द 1340 किलोमीटर फिनिश रशियन बॉर्डर आफ्टर द नाजीज वर डिफीटेड इन द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। कह रहा पीस को इस्टेब्लिश किया गया था 1340 किलोमीटर लंबी
फिनिश जो है रशियन बॉर्डर पे, और किसके बाद, जब नाजी जो है डिफीट हो गए सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, हिटलर जब जो है डिफीट हो गया। पीस की वर्ब है वॉज एस्टैब्लिश्ड, नाजीज की वर्ब है वर डिफीटेड। ठीक है, ये बॉर्डर जो आप देख पा रहे हो ये 1340 किलोमीटर का है, ये वाला पूरा बॉर्डर 1340 किलोमीटर्स। कह रहा नाउ यूक्रेन अपीयर्स टू हैव डीपन्ड द सिक्योरिटी कंसर्न्स ऑफ फिनलैंड एंड स्वीडन। कह रहा है अब यूक्रेन दिखाई देता है कि उसने डीपन कर दिया है, उसने और गहरा दिया है सिक्योरिटी कंसर्न्स को फिनलैंड और स्वीडन के। यूक्रेन को देख के फिनलैंड और स्वीडन दोनों को ऐसा लग रहा है, फिनलैंड और स्वीडन को, कि रशिया हम पे भी हमला कर सकता है, तो इसको सोच करके दोनों कंट्रीज नेटो को ज्वाइन करना चाहती हैं। यूक्रेन की वर्ब है अपीयर्स। चलो अब दो कॉन्सेप्ट है ग्रामर के, एक ऊपर छोड़ दिया एक यहाँ छोड़ दिया। पहले तो मुझे बताओ अपीयर्स टू हैव डीपन्ड, टू हैव V3, ये कौन सी स्ट्रक्चर है भाई? यहाँ पे टू डीपन ऐसा भी तो लिख सकते थे, टू प्लस में बेस फॉर्म है ना, तो इन्फिनेटिव को परफेक्ट फॉर्म में क्यों लिखा गया है पहले अपने आप से पूछो। ऊपर एक कॉन्सेप्ट है वो मैं छोड़ आया था पीछे, फटाफट उसको देख लेते हैं ना। कंसीडर एक ऐसी वर्ब है जिसके बाद में आप नाउन या जीरेंड लगाएंगे हमेशा। कंसीडर के बाद में कभी भी वर्ब का बेस फॉर्म नहीं आएगा, वर्ब का टू इन्फिनेटिव नहीं आएगा। जैसे दे आर कंसीडरिंग टू एक्सेप्ट द प्रपोजल, वो कंसीडर कर रहे हैं, सोच रहे हैं प्रपोजल को एक्सेप्ट करने का। तो ये टू एक्सेप्ट जो है ना ये गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि कंसीडर के बाद में कभी भी टू इन्फिनेटिव या बेस फॉर्म वाला इन्फिनेटिव नहीं आता। तो क्या करें सर, इस इन्फिनेटिव को आप वर्ब की आईएनजी फॉर्म में बदल दें। अब ये सेंटेंस आपको अजीब लगेगा देखने में, दे आर कंसीडरिंग एक्सेप्टिंग द प्रपोजल, लेकिन ऐसा ही है। कंसीडर वर्ब अपने बाद में वर्ब की आईएनजी फॉर्म को ही लेगी, और या फिर नाउन पढ़ा है तो नाउन को ले लेगी। जैसे दे आर कंसीडरिंग द प्रपोजल, वो कंसीडर कर रहे हैं इस प्रपोजल को। अब यहाँ पे नाउन लगा हुआ है, इसको आईएनजी फॉर्म मत बनाया ना, ऐसा मत करे ना प्रपोजलिंग, है ना। नाउन से पंगे नहीं लेने हैं, इस वर्ब के बाद नाउन बिंदास आ सकता है। अगर वर्ब आएगी तो उसको आईएनजी फॉर्म में बदल देना है। अब सवाल आपसे ये है कि ये तो ठीक है कंसीडर, इसके अलावा 10 ऐसी वर्ब्स और कौन सी हैं? जो लोग क्लासेस में रेगुलर हैं, एक वीक भी रेगुलर हो ना, तो ये वर्ब्स आप कम से कम 2-3 बार सीख चुके हो। ठीक है, सब लोग कोशिश करें, मैं लिख देता हूँ यहाँ, आपको कितनी आती है आप भी डालना कमेंट्स में। अवॉइड कंसीडर हो गया, डिनाई, रिफ्यूज़, रिपोर्ट, रिसेंट, रिसेंट, ठीक है, माइंड, माइंड, डोंट माइंड, डोंट माइंड, है ना, माइंड, स्पेंड टाइम, स्पेंड टाइम। एक एडजेक्टिव भी लिख रहा हूँ, वर्थ, एक एडजेक्टिव है वर्थ, उसके बाद भी ऐसा ही होता है। ठीक है, तो 8-10 मैंने लिख दिए, और भी हैं बहुत सारी। तो ये सारी वर्ब्स इसी तरीके से काम करेंगी। इनके बाद या तो आएगा नाउन या आएगी वर्ब की आईएनजी फॉर्म। तो ये कॉन्सेप्ट है, आज के क्विज में पूछूंगा, आप देखना ये सारी वर्ब्स, इन्हीं में से एक वर्ब लगा के आपको दूंगा, वहाँ पे टू इन्फिनेटिव मत लगाना। नीचे एक कॉन्सेप्ट है जो आपसे पूछा था, टू हैव V3 क्यों आई? बड़ा सिंपल सा इसका रीज़न है। अगर टू प्लस में वर्ब की बेस फॉर्म लगा रहे हो टू इन्फिनेटिव, तो समझ लेना उस काम को, उस एक्शन को अभी भी आप पेंडिंग बता रहे हो। और अगर आपको उस एक्शन को फिनिश्ड बताना है तो आपको टू प्लस में हैव V3 को यूज़ करना है। प्रैक्टिकली बताऊं, शी सीम्स टू लूज़ हर वॉलेट, वो दिखाई देती है अपने वॉलेट को लूज़ कर चुकी हुई। भाई ऐसा दिखाई देता है कि वो अपना बटुआ खो चुकी है ना। मुझे बताओ, पहले वो बटुआ खोएगी या पहले वो दिखाई देगी? भाई कोई आदमी का बटुआ नहीं खोया तो आप उसको कैसे बोल सकते हो कि इसका बटुआ खो चुका है? लगता है देखने में। पहले क्या होगा, पहले जो है उसका बटुआ खोएगा, उसका पर्स जो है वॉलेट लूज़ होगा, है ना, और फिर वो दिखाई देगा कि उसका वॉलेट लूज़ हो चुका है, वो परेशान दिखाई देगा। तो पहले काम ये हो चुका है। अब इस काम को, जिसको फिनिश्ड एक्शन आपको बताना है ना, ये काम पहले हो चुका है इस वर्ब से, तो अब आप इसको टू इन्फिनेटिव से नहीं बता सकते। अब क्या लिखेंगे आप? यहाँ लिखेंगे टू हैव और इसकी थर्ड फॉर्म बना दोगे लॉस्ट। बस यही है परफेक्ट इन्फिनेटिव। यूक्रेन भी अपीयर होता है कि डीपन कर चुका है, मतलब समझ गए ना, गहरा चुका है इनके सिक्योरिटी कंसर्न्स को। तो पहले इसने डीपन किया था, अब यूक्रेन अपीयर होता है कि उसने डीपन किया है ना, तो पहले काम हो चुका है। वैसे शी इज़ ट्राइंग टू हैव फाउंड हर वॉलेट, वो कोशिश कर रही है कि अपने वॉलेट को खोज सके, है ना, फाइंड करे। यहाँ पे परफेक्ट इन्फिनेटिव बिना बात के लगा दिया है। पहले वो कोशिश करेगी फिर वो फाइंड करेगी, ये काम अभी भी अनफिनिश्ड है। जब वो कोशिश कर रही है तब फाइंड करना बाकी है। अगर फाइंड कर लिया तो फिर कोशिश क्यों कर रही है? बात आई ना समझ में। तो ये काम होना बाकी है, पेंडिंग एक्शन है, इसको परफेक्ट इन्फिनेटिव से मत बताओ। यहाँ पे लिखाओ हैव और यहाँ पे लगा दो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। शी इज़ ट्राइंग टू फाइंड हर वॉलेट। तो ये सिंपल और परफेक्ट इन्फिनेटिव के बीच का फ़र्क है। आ जाओ आगे नेक्स्ट पैराग्राफ पे। इट इज स्टिल नॉट क्लियर वेदर दीज कंट्री वुड बी इंडक्टेड इनटू नेटो
एनी टाइम सून। कह रहे ये बात अभी भी साफ नहीं है हाँ या ना, ये कंट्रीज इंडक्ट होंगी या नहीं होंगी। इंडक्ट का मतलब होता है फॉर्मली किसी को शामिल करना, फॉर्मली। कह रहे ये कंट्रीज जो हैं फॉर्मली शामिल होंगी या नहीं होंगी नेटो के अंदर बहुत जल्दी, एनी टाइम सून। चलो इट की वर्ब है इज, कंट्रीज की वर्ब है वुड बी इंडक्टेड, पैसिव वॉइस में। इंडक्टेड से आपको वर्ड याद आएगा इंडक्शन। जब आपकी जॉब लग जाएगी ना तो आपकी एक ट्रेनिंग होगी, उसको बोलेंगे इंडक्शन ट्रेनिंग। जिस भी ऑर्गेनाइजेशन में, बैंक में, जिस भी डिपार्टमेंट में आप जा रहे हो वहाँ पे फॉर्मली आपको ज्वाइन करवाया जाएगा, इंडक्शन की एक ट्रेनिंग देंगे। तो इंडक्शन का मतलब ही होता है किसी को फॉर्मली ज्वाइन करवाना। कह रहा है विद इन द अलायंस डिसीजंस आर टेकन यूनानिमसली। कह रहे इस अलायंस के अंदर जो डिसीजंस हैं उनको यूनानिमसली लिया जाता है। यूनानिमस आप समझते हैं ना, कंसेंसुअल, सबकी कंसेंसस के साथ में, सबकी एग्रीमेंट के साथ में। अगर एक भी कंट्री ने बोल दिया कि इनको नहीं लेना है तो ये दोनों कंट्रीज मतलब जो है उसको ज्वाइन नहीं कर पाएंगी। डिसीजंस की वर्ब है आर टेकन, यूनानिमसली आप जानते हैं कंसेंसुअली। कह रहा टर्की हैज़ ऑलरेडी एक्सप्रेस्ड इट्स अपोजिशन टू टेकिंग द नॉर्डिक कंट्रीज इन। टर्की ने पहले से एक्सप्रेस कर दिया है इसकी अपोजिशन को नॉर्डिक कंट्रीज को टेक इन करने के लिए, नॉर्डिक कंट्रीज को जो है नेटो के अंदर शामिल करने के लिए। नॉर्डिक कंट्रीज मैंने आपको बता दिया, ये सारी कंट्रीज नॉर्डिक हैं, नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क, आइसलैंड, है ना, और फिनलैंड। चलो टर्की की वर्ब हैज़ एक्सप्रेस्ड, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है वाइल द यूएस एंड यूके आर पुशिंग फॉर नेटोज एक्सपेंशन, जर्मनी एंड फ्रांस हैव टेकन अ मोर कॉशियस लाइन। कह रहे जहाँ यूएस और यूके पुश फॉर कर रहे हैं, पूरा जोर लगा रहे हैं नेटो के एक्सपेंशन के लिए, नेटो में फैलाव के लिए, वहीं जर्मनी और फ्रांस ने ले लिया है एक बहुत ही कॉशियस लाइन को, एक बहुत ही ज़्यादा सावधानी भरी जो है लाइन को। तो यूएस और यूके तो पहले से ही कोशिश कर रहे हैं कि बढ़ जाए नेटो जितना बढ़े। जर्मनी फ्रांस चाह रहे हैं कि इससे और वॉर बढ़ेगी, तो ये बड़ा तोल मोल करके अपने वर्ड्स को बोल रहे हैं। इन दोनों की वर्ब है आर पुशिंग फॉर, जर्मनी फ्रांस की वर्ब है हैव टेकन। कॉशियस का मतलब होता है केयरफुल, सावधानी भरा, इसके लिए एक वर्ड है डिस्क्रीट, डिस्क्रीट। यूएस के आगे द आएगा, यूके के आगे द आएगा, आप जानते हो दोनों ही कंट्रीज के नाम में यूनाइटेड आ रहा है। जिस भी कंट्री के नाम में प्लूरलिटी आए, यूनाइटेड आए, उसके आगे द को लगाना है। कह रहा है हंगरी विच हैज़ डीप टाइज विद रशिया एंड हैज़ ऑलरेडी हेल्ड अप यूज प्लान टू बैन रशियन ऑयल इम्पोर्ट्स हैज़ नॉट मेड इट्स व्यूज़ क्लियर। अब कह रहे एक और कंट्री है हंगरी, नेटो का पार्ट है। कह रहा है जिसके बहुत ही डीप टाइज हैं रशिया के साथ में। कह रहा है इसने पहले से ही हेल्ड अप कर दिया है। हेल्ड अप करने का मतलब होता है डिले करना। इसने पहले से ही डिले कर दिया है यूरोपियन यूनियंस के प्लान्स को और किस चीज़ के, बैन करने के रशिया के ऑयल इंपोर्ट्स को। और इसने अभी भी अपनी व्यूज़ को क्लियर नहीं किया है, जो इसका मानना है, जो इसका कहना है। तो कई सारी कंट्रीज़ हैं, टर्की है, हंगरी है, फिर उसके बाद फ्रांस और जर्मनी है, ये सब जो है पीछे हट रही हैं नॉर्डिक कंट्रीज़ को नेटो में अंदर लेने के लिए। हंगरी की वर्ब है हैज़ नॉट मेड क्लियर इट्स व्यूज़, है ना। और विच की वर्ब है हैज़ डीप टाइज एंड विच हैज़ ऑलरेडी हेल्ड अप। विच आया हंगरी के लिए, प्रॉपर नाउन के लिए विच को यूज़ करते हैं। चलो विच और हु ऐसे दो रिलेटिव प्रोनाउंस हैं जिनके पहले हमेशा कॉमा आएगा और पूरे क्लोज के बाद में भी कॉमा आएगा। तो विच से पहले भी कॉमा और पूरे क्लोज के बाद में भी कॉमा। कह रहा बट द मेयर डिक्लेरेशन ऑफ इंटेंट बाय फिनलैंड एंड स्वीडन टू ज्वाइन नेटो हैज़ सेंट टेंशंस इन यूरोप सोरिंग विद रशिया थ्रेटनिंग मिलिट्री एंड टेक्निकल रिटेलिएशन। कह रहा है ये सब चीज़ों के बावजूद कई कंट्रीज चाहती हैं कि ये दोनों कंट्रीज जो हैं नेटो में ना आए। कह रहा है बावजूद उसके एक खाली खाली जो डिक्लेरेशन है ना, जो ऐलान है इनके इरादे का, इंटेंट का, वो किनके भाई, फिनलैंड और स्वीडन के। और काय का इरादा है ज्वाइन करने का नेटो को। कह रहा है खाली खाली जो डिक्लेरेशन है ना इस इंटेंट की, इसने ही टेंशन्स को यूरोप में शोर कर दिया है, बहुत बढ़ा दिया है। शोर करना मतलब किसी चीज़ को इंक्रीज़ करना। और कैसे, रशिया के थ्रेटन करने के साथ ही, धमकी देने के साथ ही ऐसे रिटेलिएशन की, ऐसी जवाबी कार्रवाई की जो मिलिट्री भी होगी और जो टेक्निकल भी होगी। रशिया ने बोल दिया मैं तो बम गिरा दूंगा, अब किसी ने नेटो को ज्वाइन करने की बात की, हमारे दरवाजे पे लाने की बात की, तो ठीक है। तो ये डेक्लेरेशन की वर्ब है हैज़ सेंट। डेक्लेरेशन आप समझ चुके हो, ऐलान को बोलते हैं, इंटेंट मतलब आपका इरादा। ये सेंड समवन डूइंग समथिंग एक फ्रेज है इंग्लिश में, सेंड समवन डूइंग समथिंग। एक्चुअली में ये किस लिए यूज़ होता है, किसी भी चीज़ को जब आप हवा में उछाल देते हो ना, राइज करते हो, इंक्रीज़ करते हो, तो वहाँ पे इस फ्रेज को यूज़ करते हैं। जैसे द कार सेंट हिम फ्लाइंग, कार ने उसको हवा में उछाल दिया, मतलब कार उसमें भिड़ी और वो सेंट फ्लाई हो गया, हवा में जो है उड़ने लगा, है ना। तो किसी भी चीज़ को जब तेज़ी से ऊपर लाते हो तब इस स्ट्रक्चर को यूज़ करें। वैसे ही द डिक्लेरेशन सेंट द टेंशन सोरिंग, टेंशन ने, डिक्लेरेशन ने सारी टेंशन्स को हवा में बहुत ज़्यादा राइज कर दिया, है ना, सोर कर दिया, इंक्रीज कर दिया। तो स्ट्रक्चर हमेशा याद रखें, सेंट समवन डूइंग समथिंग। कह रहा नॉर्मेटिवली स्पीकिंग
फिनलैंड एंड स्वीडन आर सॉवरेन कंट्रीज एंड आर फ्री टू टेक डिसीजंस ऑन ज्वाइनिंग एनी अलायंस। कह रहा है अगर नॉर्मेटिवली बात करें, नॉर्म्स के हिसाब से बात करें, नियम कायदों के हिसाब से बात करें, तो फिनलैंड और स्वीडन दो ऐसी कंट्रीज हैं जो सॉवरेन है, जो पूरी तरीके से आज़ाद है, और ये फ्री भी हैं कि कोई भी डिसीजन लें किसी भी अलायंस को ज्वाइन करने के लिए। तो टेक्निकली तो रशिया की कोई दादागिरी नहीं होनी चाहिए। स्वीडन और फिनलैंड जहाँ चाहें, जिस कंट्री को चाहें वो ज्वाइन कर सकते हैं, है ना। इन दोनों की वर्ब है आर। सॉवरेन का मतलब होता है संप्रभु, यानी कि पूरी तरीके से इंडिपेंडेंट। कह रहा है इट इज़ अप टू नेटो टू डिसाइड वेदर दीज दे शुड बी टेकन इन और नॉट। कह रहा है अब ये चीज़ अप टू है, अप टू मतलब हिसाब से है। कह रहा है पूरा जो गेंद जो है नेटो के पाले में है, इट इज़ अप टू नेटो, नेटो के हिसाब से होगी इस चीज़ को डिसाइड करना कि हाँ या ना इनको अंदर लिया जाए या ना लिया जाए, है ना। इट की वर्ब है इज, दे की वर्ब है शुड बी टेकन। टेक इन करना मतलब किसी को ज्वाइन करवाना, इंडक्ट करवाना। कह रहा बट अ बिगर क्वेश्चन दीज कंट्रीज एज वेल एज यूरोप एज अ होल फेस is whether another round of expansion of NATO would help bring in peace and stability in Europe, particularly at a time when the continent is facing a pre-First World War type security competition. कह रहे लेकिन एक बड़ा सवाल, एक बिगर क्वेश्चन, कौन सा क्वेश्चन? दैट दीज कंट्रीज एज वेल एज यूरोप एज ए होल फेस। कह रहे जिसको ये कंट्रीज साथ ही साथ पूरा का पूरा यूरोप एज ए होल यूरोप फेस करता है। दैट यहाँ पे मिसिंग है, बीच में दैट को ओमिट किया गया है। तो कह रहे एक बड़ा सवाल जिसको सारा यूरोप और ये कंट्रियाँ फेस कर रही हैं, कह रहे इज़ वो ये है, सवाल क्या है भाई, हाँ या ना, वेदर कि एक और राउंड ऑफ एक्सपेंशन जो है नेटो का, एक्सपेंशन का और नेटो का और जो फैलाव है, क्या वो हेल्प करेगा या नहीं करेगा ब्रिंग इन करने में, लाने में, इमर्ज करने में, अशर इन करने में पीस को, शांति को और स्टेबिलिटी को इस जो है यूरोप के पूरे रीजन में, खास करके एक ऐसे टाइम पे, एट ए टाइम व्हेन जब पूरा कॉन्टिनेंट फेस कर रहा है एक ऐसी सिक्योरिटी कंपटीशन को जो प्री फर्स्ट वर्ल्ड वॉर टाइप है, जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से बिल्कुल पहले वाला, जो 1910 से 1914 से पहले की जो कंडीशन थी, बिल्कुल वैसा ही सिक्योरिटी कंपटीशन पूरी दुनिया फेस कर रही है ना 2022 में। तो 100 साल पहले दुनिया आ चुकी है, ऐसी ही सिक्योरिटी कंडीशन अगेन बनी हुई है। तो क्या इससे किसी को हेल्प मिलेगी पीस लाने में? नहीं मिलेगी। क्वेश्चन की वर्ब है इज, कंट्रीज की वर्ब है फेस, राउंड की वर्ब है वुड हेल्प, ब्रिंग इन करना मतलब लेकर के आना, किसी को इंट्रोड्यूस करना, है ना। वुड हेल्प, ब्रिंग इन। हेल्प के बाद में टू लगाओ चाहे ना लगाओ, तो यहाँ पे टू ब्रिंग इन भी आ सकता था, बिना टू के ब्रिंग इन भी सही है। कॉन्टिनेंट की वर्ब है इस, फेसिंग। कह रहा इट वुड एस्केलेट द करंट क्राइसिस बिटवीन न्यूक्लियर आर्म रशिया एंड नेटो टू डेंजरस लेवल्स। कह रहा है ये चीज़ एस्केलेट कर सकती है, ऊपर ला सकती है, बढ़ा सकती है, इंटेंसिफाई कर सकती है। हाल में जो क्राइसिस, जो तूफान अभी चल रहा है, और किस किस के बीच में? दो लोगों के बीच में। बिटवीन और एंड लगा के बता रहा है, एक तो न्यूक्लियर आर्म्ड रशिया और दूसरा नेटो, कह रहे हैं इन दोनों के बीच में, और ये एस्केलेट करेगी डेंजरस लेवल्स तक, टू डेंजरस लेवल्स। आगे बात समझ में? इट की वर्ब है वुड एस्केलेट। बिटवीन और एंड हमेशा साथ में आते हैं, दो चीज़ों को ऐड करते हैं। पहली चीज़ रशिया थी यहाँ पे जो न्यूक्लियर आर्म्ड है, एक एडजेक्टिव है, और दूसरा है नेटो। कह रहा है ऑलरेडी द सेवरल राउंड्स ऑफ नेटो एक्सपेंशन एंड रशियाज टेरिटोरियल एग्रेशन हैव ब्रॉट द वर्ल्ड टू इट्स मोस्ट डेंजरस मोमेंट सिंस 1962 क्यूबन मिसाइल क्राइसिस। कह रहा है पहले से ही कई सारे जो राउंड ऑफ नेटो के एक्सपेंशन है, कई बार नेटो ने जो फैलाव किया है अपना, कभी पोलैंड को ले लिया, कभी हंगरी को ले लिया, कभी इसको कभी उसको, कह रहे ये सारे राउंड्स जो है ना, और रशिया का जो एग्रेशन है, टेरिटोरियल एग्रेशन, कह रहे इन दोनों ही चीज़ों ने ब्रिंग कर दिया है वर्ल्ड को सबसे ज़्यादा डेंजरस मोमेंट पे, सबसे ज़्यादा खतरनाक जो है पल पे। और कब से? जब से 1962 का क्यूबन मिसाइल क्राइसिस हुआ था। तो इसके बारे में पढ़ना कभी, अगर आप यूपीएससी के स्टूडेंट्स हो तो आपको पता ही होगा, है ना। तो क्यूबा में एकदम मिसाइल क्राइसिस ऐसा हो गया था कि कभी भी न्यूक्लियर वॉर हो सकती थी यूएसएसआर और यूएस के बीच में। तो 1962 जैसा माहौल आज भी बना हुआ है, ऐसा ही लग रहा है फिर से एक न्यूक्लियर वॉर हो सकती है रशिया और नेटो के बीच में, है ना। इस क्यूबन मिसाइल क्राइसिस के बारे में ज़रूर पढ़ना, गूगल पे आपको बहुत इन्फॉर्मेटिव लगेगा। इन दोनों की वर्ब है हैव ब्रॉट। आगे कह रहा है रशिया शुड इमीडिएटली हॉल्ट द वॉर एंड ऑल द स्टेक होल्डर्स शुड फोकस ऑन फाइंडिंग अ लॉन्ग टर्म सोल्यूशन टू द क्राइसिस। अब लास्ट में दे रहा है सलाह, लॉजिकल सलाह। कह रहा है रशिया को इमीडिएटली ख़त्म कर देना चाहिए इस वॉर को, होल्ड कर देना चाहिए इस जंग को, और सारे जो भागीदार हैं, स्टेक होल्डर्स हैं, चाहे नेटो है, चाहे रशिया है, चाहे यूएस है, इनको फोकस ऑन करना चाहिए, इनको पूरा कंसंट्रेशन करना चाहिए फाइंड करने पे एक लॉन्ग टर्म सोल्यूशन को इस क्राइसिस के लिए, टू द क्राइसिस।
रशिया की वर्ब है शुड हॉल्ट, स्टेक होल्डर्स की वर्ब है शुड फोकस। फोकस के बाद में ऑन, कंसंट्रेशन के बाद में ऑन, प्रेपोजिशन फिक्स है, ऑन या अपॉन दोनों आ सकती हैं। सॉल्यूशन, आंसर, रिप्लाई तीनों के लिए टू नाम का प्रेपोजिशन यूज करते हैं ना। रिप्लाई टू माई क्वेश्चन, आंसर टू योर क्वेरी एंड सोल्यूशन टू द क्राइसिस। चलो ये प्रेपोजिशन माइंड किया करो, छोटी छोटी आपको बताता हूँ ना मैं, ये फिक्स प्रेपोजिशंस हैं, ये कभी चेंज नहीं होगी। आ जाओ अपने क्विज पे, सेशन को रैप अप करेंगे। सिंपल सा आर्टिकल है आज का, इसलिए क्विज को थोड़ा सा अच्छे लेवल का मैंने बनाया है। फर्स्ट के अंदर आपसे पूछा है यहाँ पे कौन से टाइप का इन्फिनेटिव यूज़ किया जाएगा, सिंपल इन्फिनेटिव या टू हैव प्लस में V3, ठीक है। तो आपको एक्शन देखना है, क्या वो एक्शन पास्ट में हो चुका है या वो एक्शन अभी भी होना बाकी है। अगर रिपोर्ट वर्ब से पहले हो चुका है तो समझ गए ना कौन सा इन्फिनेटिव लगेगा, ये ऑलरेडी अपने कॉन्सेप्ट कर चुके हैं। क्विज का आज लेवल अच्छा है, मैं 3 से ज़्यादा मार्क्स किसी के भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ। चलो सेकंड में आपसे पूछा है कंसीडर नाम की वर्ब के बाद में दूसरी वर्ब कैसे आएगी, ऑलरेडी आप जानते हो, इसको भी अपने कर चुके हैं इस कॉन्सेप्ट को। तीसरे में आपसे पूछा है रशिया के बाद में रशिया के लिए कौन सा टेंस आप यूज़ करेंगे, ठीक है। एडवर्ब ऑफ पास्ट लग जाए तो किस टाइप का टेंस यूज़ होता है, तो चेक कर लो और इसमें बता दो, है ना। और चौथे में आपसे पूछा है ये आदमी एक ही हैं दो हैं, द प्रेसिडेंट एंड जनरल सेक्रेटरी ऑफ नेटो। अगर ये एक ही हैं तो सिंगुलर वर्ब, अगर ये दो हैं तो प्लूरल वर्ब, और एक्टिव और पैसिव में से चूज कर लेना, है ना। क्या लगाओगे, इसने काम किया है या इसके ऊपर काम हुआ है, तो ये भी आपको चेक करना है, एक्टिव पैसिव और सिंगुलर हैं या प्लूरल हैं, आर्टिकल की पोजीशन को देख के चेक करना है। तो हिंट्स मैं आपको पूरी दे रहा हूँ, है ना, मेरे ख्याल से 3-4 नंबर अब आ जाएंगे। लास्ट में आपसे पूछा है बेलिकोज नाम के सिनोनिम, वर्ड का सिनोनिम क्या होता है। बेलिकोज एक एडजेक्टिव है, तो ध्यान रखें इसका कोई ऐसा सिनोनिम मत आंसर दे देना जो कि एक नाउन हो, ठीक है। एडजेक्टिव का सिनोनिम एडजेक्टिव होगा, नाउन का सिनोनिम नाउन होगा। बेलिकोज का मतलब है लड़ाकू, तो लड़ाकू का सिनोनिम जो है लड़ाई नहीं हो सकती, है ना। लड़ाकू का सिनोनिम जो है लड़ाकू जैसा ही एडजेक्टिव होगा, तो लड़ाकू एडजेक्टिव ढूंढना है ना कि नाउन ढूंढना है। तो एक आपको नाउन मिलेगा, एक एडजेक्टिव मिलेगा, एडजेक्टिव आपका आंसर बनेगा। चलो आंसर्स मैं इन 5 क्वेश्चंस के डाल रहा हूँ। फर्स्ट कमेंट में इसी वीडियो के नीचे हिंट्स के साथ में मेरे आंसर्स से अपने आंसर्स को मैच करें। आउट ऑफ 5 कितने मार्क्स मिले ज़रूर से बताना कमेंट सेक्शन में ही। कोई भी क्वेरी हो, कोई भी डाउट्स हो, डाल सकते हो आप कमेंट्स में। साथ ही सारे कोर्सेज अवेलेबल हैं, फुल फ्लैजेड स्पीड पे चल रहे हैं। राइटिंग का, एसएससी का, बैंकिंग का, आप इनको ज्वाइन कर सकते हैं एप्लीकेशन पे। ऐप से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो, ये नंबर इस पर व्हाट्सअप करें, कमेंट सेक्शन में ऐप का लिंक भी आपको मिल जाएगा। अंटिल देन, साइनिंग आउट।